एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें डाउ डोमेन के किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल को देखते हैं जिसका नाम सीतुनान होता है। सीतुनान के पास एक एंशिएंट हेवनली पर्ल था जिसका नाम यूनजार्ड बीट्स है। सभी के सभी इमोर्टल उस बीट्स को हासिल करना चाहते थे क्योंकि उस हेवनली पर्ल में काफी ज्यादा ही ताकत, लेकिन सीतुनान वो गलत हाथों पे नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए सीतुनान द ग्रेट 3 एकेडमी के लीडर्स के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया था। वो सारे लोग मिलकर सीतुनान पर हमला कर रहे होते हैं। सीतुनान जानता था कि वो अकेले अकेले हमला करते तो वो सीतुनान को कभी हरा नहीं सकते थे, लेकिन एक साथ उन सबसे लड़ना सीतुनान के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रहा होता है। और यह बात बिल्कुल सच थी। सीतुनान जाए जितनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन सबसे जीत नहीं पा रहा था। पूरी जाल लगा देने के बाद वो तीनों सीतुनान पर हावी हो रहे थे। तो वो लोग सीतुनान से कहते हैं कि वो हेवनली पर हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन सीतुनान उनकी एक भी नहीं सुनता और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर काफी टाइम से फाइट करने की वजह से उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब सीतुनान के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती। वो सिर्फ एक ही अटैक को यूज कर सकता था, तो वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस अटैक को यूज करने के बाद सीतुनान की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। दूसरे रेडर्स जानते थे ये उन लोगों के बाद आखिरी मौका है। वो पूरी कोशिश करते हैं उस बीट को हासिल करने की, जो कहते ही वो सारे लोग एक साथ ही सीतुनान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी उसी वक्त सीतुनान की बॉडी वहां पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ये एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीतुनान की सोल भी उसी बीट के अंदर कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। इस हादसे को फिर 1000 साल गुजर जाता है और कोई भी उस बीट को नहीं ढूंढ पाता। जहाँ में फिर हमें जाओ कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जा रहा होता है और ये लड़का हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम लिन वोंग होता है। लिन वोंग एक काफी ज्यादा ही कमजोर लड़का था जिसको पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा ही शौक होता है। और लिन वोंग की फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम और डैड ही होते हैं और वो काफी ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। जहाँ पर उसकी फैमिली का बिजनेस होता है, वो लकड़ियों का सामान बनाकर बेच के अपना पेट का गुजारा कर रहे होते हैं। इन लोगों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो तीन लोग आपस में काफी ज्यादा ही खुश थे। जहाँ पर लिन वोंग के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स ने कुछ पैसे जमा किए जिन पैसों से उनका बेटा पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन इतना कहने की देर थी, वहाँ पर कोई आ जाता है और ये वही लोग थे जिनसे लिन वोंग के फादर ने कुछ उधार लिया था। और वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि अपने वो उधार के पैसे वापस ले सकें। और वो जैसे ही घर में आते हैं वो सारा तोड़ फोड़ करके जितना भी पैसा होता है वो सारा ले जाने वाले होते हैं। जहाँ पर लिन वोंग के फादर और उसकी मदर वो उन लोगों से कहते हैं ये पैसे मत ले जाओ, ये मेरे बेटे की एकेडमी की फीस है, तुम अगले महीने हमसे डबल करके पैसे ले लेना। पर वो तीनों काफी बेरहम होते, वो उनकी एक भी नहीं सुनते और उनसे कहते हैं अगले महीने पैसे डबल करके रखना, हम पैसे डबल ही लेंगे। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसी के साथ उन लोगों के चले जाने के बाद वोंगलिंग अपने पेरेंट्स से कहता है आपको उनके आगे गिड़गिड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें मेरे पेरेंट्स को मुश्किलों से गुजरना पड़े। उन तीन लोगों के चले जाने के बाद वोंगलिंग के पेरेंट्स वहाँ पर रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं वोंगलिंग से हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें माफ़ कर देना। वो कहते हैं हम अच्छे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं बन पाए, हम तुम्हें अच्छी लाइफ बिल्कुल भी नहीं दे सके, हमने तुम्हारे लिए जो पैसे जमा किए थे वो भी चले गए। वोंगलिंग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि वोंगलिंग का अंकल होता है। वो उस घर की ऐसी हालत देख के समझ आता है यहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ पर वो वोंगलिंग के फादर से कहता है मैं यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आया हूँ। वो कहता है तुम्हें तो पता ही होगा हैंग यू सेट हमारी कंट्री का बहुत ही मशहूर सेक्ट है जो कि इस वक्त इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए कुछ लोगों को जमा कर रहा है। वो बताता है हमारी वोंग फैमिली के पास भी 3 लोगों की जगह है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपने बेटे वोंगलिंग को भी हमारे साथ भेजो, उसे भी इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी को शुरू कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद वोंगलिंग के फादर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते क्योंकि वो जानते थे इमोर्टल कल्टीवेशन की जर्नी काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होती है, उसमें उसके बेटे की जान भी जा सकती है। जहाँ दूसरी तरफ वोंगलिंग भी इन चीज़ों से तंग आ चुका, तो वो भी अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करता है और उनके सामने रिक्वेस्ट करता है कि वो भी वहाँ पर जाना चाहता है, जिस पर उसके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे होते। लेकिन वोंगलिंग को जहाँ वोंगलिंग कहता है मैं इमोर्टल कल्टीवेशन के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था और मैं इसी में इंटरेस्टेड भी हूँ। और वोंगलिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स भी इस बात से एग्री हो जाते हैं। जहाँ पर वो वोंगलिंग को लेकर वोंग फैमिली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी के 2 डिसेबल भी पहले से मौजूद होते हैं। जहाँ पर पहले बंदे का नाम वांग हाओ था और दूसरे का नाम
और दूसरे डिसेबल का नाम वांग जाओ था और वांग जाओ काफी ज्यादा ही ताकतवर था। जहाँ पर वो वांगलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब ये लकड़ी का काम करने वाले भी इमोर्टल बनेंगे और वो यूं ही लगातार वांगलिंग की बेइज्जती कर रहा था। और वहाँ पर खड़े बाकी सारे लोग भी वांग जाओ की बातें कर रहे होते थे। वो सब लोग ये बातें कर रहे थे कि वांग जाओ कितना ज्यादा ताकतवर और इस वांग फैमिली का काफी ज्यादा मशहूर डिसेबल है। जहाँ ये सारी बातें चल ही रही होती हैं, फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक इमोर्टल आ जाता है जो कि इन डिसेबल्स को लेने आया था। वो इमोर्टल वहाँ पर जैसे ही आता है वो वांग जाओ को पहचान लेता है क्योंकि उसने वांग जाओ के बारे में काफी पहले से ही सुन रखा था। लेकिन वांग हाओ और वांग लिंग को अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराना पड़ता है। उसके बाद वो इमोर्टल वहाँ पर कुछ फ्लाइंग शॉट्स को भी समन करता है ताकि वो उन तीनों को अपने साथ वहाँ पर लेके जा सके। जाने से पहले वांगलिंग उस इमोर्टल से कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलना चाहता है और ये कहने के बाद वांगलिंग अपने पेरेंट्स से जाकर ब्लेसिंग्स लेता है और उन्हें कहता है कि आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं वापस जिंदा ही लौटूंगा। जिस पर उसके पेरेंट्स भी खुश होकर कहते हैं हमें तुम पर पूरा यकीन है। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिंग अपने सफर पर रवाना हो जाता है। कुछ घंटों के लगातार सफर करने के बाद हम ये तीनों फेरी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जो जगह काफी ज्यादा ही खूबसूरत थी। इस जगह की खूबसूरती देखने के बाद ये तीनों वांग फैमिली के लड़के काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह भी हो सकती है। साथ में हमें ये जानने को मिलता है कि इसी आइलैंड पे ये रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है जहाँ पर हम देखते हैं काफी अलग अलग फैमिली से काफी ज्यादा ही डिसेबल्स आए हुए हैं। और तभी यहाँ पर हैन्यू सेट के हेड हुआन यूंग भी आ जाते हैं जो यहाँ पर आए हुए डिसेबल्स को वेलकम करते हुए कहते कि ये तुम सब लोगों को ये बात तो पता हो हमारा हैन्यू सेट डिसेबल्स को सिलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है। अभी सबसे पहले तुम सब स्टूडेंट्स का स्पिरिचुअल रूल्स टेस्ट होने वाला है जो कि इमोर्टल कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी टेस्ट की बुनियाद पे तुम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये कहते हैं वहाँ से दो एल्डर्स आगे आ जाते हैं और वो स्पिरिचुअल टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। और स्पिरिचुअल टेस्ट का मतलब वो लोगों के मेंडेरियन और उनके पावर्स और टैलेंट्स को जान पाएं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट में फेल हो रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ खास टैलेंट नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद वांग जाओ की बारी आ जाती है और वो उस टैलेंट में पास हो जाता है और मास्टर फुयोन उसके टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। और ये कहता है इसमें कोई शक नहीं तुम वांग जाओ होगे। और वो कहते हैं हमने जो भी तुम्हारे बारे में सुना है तुम उतने ही टैलेंटेड हो। और वो ये कहते ही वांग जाओ को सिलेक्ट कर लेते हैं। और वांग जाओ अभी तक पहला बंदा था जिसको इस स्पिरिचुअल टेस्ट में पास हुआ था। और उसके बाद वांग हाओ की बारी आ जाती है और वांग हाओ को भी मास्टर फुयोन ही चेक कर रहे थे। लेकिन हमें देखने को मिलता है वांग हाओ तो काफी ज्यादा ही समझदार था। वो मास्टर फुयोन को मकान लगाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो जानता था उसका टैलेंट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं वांग हाओ अपने पास से एक 300 साल पुराना आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और वो उसे मास्टर फुयोन को दे देता है। और ये कहता है ये स्पेशल मेरे फादर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, उम्मीद है ये आपको गिफ्ट पसंद आएगा। ये गिफ्ट आप जैसे महान इंसान के लिए ही बना हुआ है। मास्टर फुयोन देखने के बाद समझ आता है और वो वांग हाओ की तारीफ करता है कि तुम काफी ज्यादा ही समझदार हो और वो वांग हाओ को सिलेक्ट कर लेते। और उसके बाद फाइनली वांगलिन की बारी आ जाती है जिसका भी स्पिरिचुअल टेस्ट शुरू होने वाला। लेकिन वांगलिन का टैलेंट ज्यादा ना होने की वजह से वो अनक्वालिफाइड हो जाता है। अनक्वालिफाइड होने के बाद वांगलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है वहाँ पे। साथ में उसे अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में भी याद आने लगता है कैसे उसकी फैमिली को लोग तंग करते थे। अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी उस वक्त पीछे से हेड की आवाज दोबारा से सुनाई देती है जो कि कहता है अभी भी तुम लोगों के पास एक मौका बाकी है। जिन लोगों का टैलेंट ज्यादा होता है हम स्पिरिचुअल टेस्ट उनके सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी कुछ लोग होते हैं जिनकी विल पावर ज्यादा होती है, उन लोगों को हम सेकंड राउंड के जरिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कहता है तुम लोगों को एक लेडर टेस्ट को पास करना होगा। इन लोगों को लेडर चढ़ते हुए टॉप पे पहुंचना है, वो भी 24 घंटों के अंदर। अगर सूरज ढलने से पहले इनमें से किसी ने भी वो लेटर हासिल कर लिया जो उसके टॉप में पड़ा हुआ है तो ये लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जानने के बाद सारे डिसेबल्स वहाँ पर खुश हो जाते हैं और वो लेडर्स के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वांगलिंग भी काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। और जहाँ रास्ते पर उनके ऊपर काफी ज्यादा ही मुश्किलात आ रही थी जैसे कि उनकी बॉडी के ऊपर आग लग जाना या उनके ऊपर बिजली के झटके लगना। यहाँ इतनी सारी मुसीबतों के होने के बावजूद भी डिसेबल्स एक दूसरे को परेशान कर रहे थे और वांगलिंग को भी ऊपर चढ़ने में काफी ज्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और वो अपने सामने इतने सारे डिसेबल्स को गिरता देखकर काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। लेकिन वांगलिंग हर हाल में इमोर्टल बनना चाहता था, इसलिए वो किसी भी बात की परवाह न करते हुए लेटर्स चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर उसके हाथ जख्मी होने के बाद वो एक लावा वाली जगह के ऊपर आ जाता है जिसे देखने के बाद वांगलिंग समझ जाता है ये पक्का एक इल्यूजन होगा।
लेकिन जैसे ही वोंगलिन आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वो अपने मन में कहता है ये इल्यूजन है, लेकिन इससे मुझे दर्द भी हो रहा है। और लगातार तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार वोंगलिन वहाँ से निकल ही जाता है और वोंगलिन फाइनली लेडर के टॉप पे पहुँच जाता है। लेकिन वोंगलिन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वो टेम्पल को अपने सामने देख पा रहा था, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए इसके पास कोई जगह ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ब्रिज ही नहीं होता। तो वोंगलिन भी सोचने लग जाता है अगर यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं तो मैं आगे कैसे जाऊँ। और काफ़ी देर सोचने के बाद वोंगलिन फैसला लेता है मैं इमॉर्टल बनने के लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही वोंगलिन अपने कदम आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है उसे पता चलता है यहाँ इनविजिबल ब्रिज है, इसलिए वोंगलिन खुश होता हुआ जल्दी से आगे जा रहा था। फिर उसे जानने को मिलता है उसके सामने एक इनविजिबल बैरियर है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा। ये देखकर वोंगलिन काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की तो फिर भी ये टेम्पल मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। जिसे फिर उसे आवाज सुनाई देती है कि टाइम पूरा हो गया, सूरज डूब गया है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई। वोंगलिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत जाया हो चुकी थी। इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरने के बाद वो फिर भी इमॉर्टल नहीं बन पाएगा। जिसके बाद वोंगलिन काफी ज्यादा गुस्से से उस शील्ड को हिट करता है, जिससे वो पीछे जाकर खाई में गिर जाता है। यहाँ वोंगलिन खाई के नीचे गिर के बेहोश हो चुका। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने सामने देखते हुए हेमनली एंशिएंट पर उसको हील कर रही है। जिसे देखने के बाद वोंगलिन को कुछ समझ में ही नहीं आता। वो हैरान होते हुए कहता है ये है क्या। जैसे ही वोंगलिन उस हेमनली पर्ल को टच करता है वो हेमनली पर्ल उसे अपने अंदर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर सीतोनांग की सोल अभी भी मौजूद थी। जहाँ सीतोनांग की सोल वोंगलिन को देखकर कहती है कि कितने साल हो गया, मैं फाइनली आज़ाद होने वाला हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और वो हंसते हुए ये कहता है कि तुम्हें चूज किया गया है मेरी नेक्स्ट बॉडी बनने के लिए। और ये कहते ही वो वोंगलिन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वोंगलिन की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं वोंगलिन की सोल अचानक से खुद ब खुद उसकी बॉडी के अंदर वापस चली जाती है, यानी कि सीतोनांग वोंगलिन की बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा। ये बात जानने के बाद सीतोनांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो वोंगलिन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए बार बार कोशिश करने लग जाता है। जहाँ सीतोनांग लगातार कुछ घंटों के लिए कोशिश करता रहता है और वोंगलिन भी वहाँ बैठे बैठे काफी बोर हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये बुढ़ा भूत मेरी बॉडी से करना क्या चाहता है। ये आधे घंटे से मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कामयाबी नहीं हो पा रहा। जहाँ फिर सीतोनांग काफी गुस्से से कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने इतने सालों तक इंतजार किया है और ये लड़का मुझे मिल भी गया, लेकिन मैं इसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर पा रहा। ये कहते ही वो वोंगलिन के सामने आ जाता है और वो कहता है पता नहीं हेवनली एंशिएंट ने इसे क्यों सिलेक्ट किया है। और वो वोंगलिन को देखकर कहता है कि इसकी क्वालिफिकेशन भी काफी कम है और इसे देखकर लगता भी नहीं इसके पास इतनी एनर्जी होगी ये मुझे यहाँ से आज़ाद करवा पाए। जहाँ पर वोंगलिन उसके सामने खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि सीनियर मुझे पता है आप एक इमॉर्टल हैं और मैं भी इमॉर्टलिटी सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा। पर सीतोनांग हंसते हुए कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन लो है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। जिस पर वोंगलिन कहता है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मेरी क्वालिफिकेशन काफ़ी लो है क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं बिल्कुल ही आम इंसान की तरह पैदा हुआ, लेकिन मैं एक आम इंसान की तरह मर जाऊँ ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं। और सीतोनांग अब भी उसे अपना डिसेबल नहीं बनाना चाहता था और वो उसे फौरन एंशिएंट पीर से बाहर निकाल देता है। जहाँ बाहर निकलने के बाद वोंगलिन को उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। और वोंगलिन के पेरेंट्स उसे जिंदा सलामत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं थैंक गॉड तुम जिंदा हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एल्डर फुयोंग भी वहीं पर मौजूद होते हैं, जो कि वोंगलिन को देखकर कहते हैं तुम्हारी बहादुरी की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वो कहते हैं बेशक तुम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपना एक रजिस्टर्ड डिसेबल बनाने के लिए तैयार हूँ। वोंगलिन लेकिन इन्हें डिसेबल बनना चाहता था, लेकिन वो ये सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनने के बाद एल्डर फुयोंग अपने सीनियर डिसेबल से कहता है कि वोंगलिन को अपने साथ ले जाओ। और वोंगलिन अपने पेरेंट्स को दोबारा से गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वोंगलिन को अपने साथ हेन्यू सेट लेके आ जाता है और वो उसे यहाँ के रूल्स बताना शुरू कर देता है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है यहाँ पे मौजूद डिसेबल्स को रैंकिंग के हिसाब से बांटा गया है कि सफ़ेद कपड़ों वाले यहाँ पर टॉप डिसेबल्स होते हैं और सेकंड नंबर पर रेड कपड़ों वाले आते हैं और थर्ड पर येलो सूट्स वाले और ग्रे सूट वाले रजिस्टर्ड डिसेबल होते हैं, उनको इनर डिसेबल नहीं माना जाता। ये सारी बातें बताने के बाद वो सीनियर डिसेबल वोंगलिन को मास्टर लियो के पास छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ फिर हमें देखने को मिलता है वो ब्रदर लू काफ़ी ज़्यादा घमंडी और घटिया इंसान होता है। वो वोंगलिन से बहुत ही बदतमीजी से बात करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ मौजूद सारे डिसेबल्स भी लूजर्स, वो अपना सारा टाइम गेम खेलते रहते हैं सिवाय एक डिसेबल के जिसका नाम जेंग हू था। वो थोड़ा समझदार होता है और वो वोंगलिन से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है।
इतना कहने की देर थी कि ब्रदर लू उनके सामने कार्ड्स फेंक देता है और उनसे कहता है कि अपना अपना काम चुन लो। ये कहते ही सारे डिसाइफर्स आकर अपना अपना कार्ड उठा लेते हैं और रेड कार्ड कोई भी नहीं उठाता, जो कि वोंगलिंग के हिस्से में आ जाता है। और साथ ही ब्रदर लू ने बताता है कि तुम सबको अपना काम 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर तुम लोगों ने 7 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो तुम लोगों को हेनियो सेट से निकाल दिया जाएगा। तो वोंगलिंग उससे पूछता है, अगर हमने 7 दिन से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर दिया तो आप हमें कल्टीवेशन सिखाओगे? जिस पर ब्रदर लू कुछ भी जवाब नहीं देता और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। असल में ये काम इतना ज्यादा था कि इसे 7 दिन के अंदर पूरा करना नामुमकिन था। मतलब इतना कि उनकी कल्टीवेशन के लिए कोई भी टाइम वहाँ पे नहीं बचेगा और वो इन सारे डिसाइपल्स को गुलामों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। फिर रात को वोंगलिंग को नींद नहीं आ रही थी, जो कि ब्रदर जेंग से पूछता है कि पानी भरना इतना ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी डिसाइपल वो रेड कार्ड उठा ही नहीं रहा था। तो ब्रदर जेंग वोंगलिंग से कहता है कि कल सुबह तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तब फिर सुबह होती है तो वोंगलिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े ड्रम्स रखे हुए थे जो कि उसे बाल्टी से भरने थे। जहाँ पर वोंगलिंग बेचारा उस छोटी बाल्टी से पानी भरने की कोशिश स्टार्ट कर देता है और वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक ड्रम को भी फुल नहीं कर पाता। जिसके बाद वोंगलिंग को थोड़ी बहुत निराशा तो होती है, लेकिन वो कहता है मेरे पास अभी भी 6 दिन है, मैं 6 दिनों में ड्रम्स को कंप्लीट कर दूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वोंगलिंग अपना काम कर रहा होता है। वोंगलिंग अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा था, इतना कि उसके हाथ छील जाते हैं। उसे अपने हाथों पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर उसे वही के वाला सीन याद आता है जहाँ उस हेमनली पर ने वोंगलिंग के जख्मों को हील कर दिया था और उसी वक्त वोंगलिंग अपने पास से उस हेमनली पल को बाहर निकालता है और उसे पानी में डाल देता है। जिस पानी से हाथ धोने के बाद हम देखते हैं वोंगलिंग के जख्म सारे ठीक हो जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं वोंगलिंग उस पानी को पी लेता है, जिस वजह से उसकी सारी थकान भी खत्म हो जाती है। जो देखने के बाद वोंगलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं, एक हुडी वाला इंसान ब्रदर लू से मिलने आया था, जो कि ब्रदर लू से कह रहा होता है ये हेनियो सेट काफी ज्यादा ही नॉर्मल सेट है, यहाँ के डिसाइफर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिलिंगशन माउंटेन पर घूमते रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर कोई कीमती आर्टिफैक्ट है जो कि इनमें से किसी न किसी डिसाइफर को मिल सकता है। वो आर्टिफैक्ट हमें इमॉर्टैलिटी पे पहुंचाने में काफी मदद कर सकता है। अगर तुम्हें कोई भी चीज अजीब लगे तो तुम मुझे बता देना। जिस पर ब्रदर लू कहता है आप फिक्र ना करें, मैं सारी बात समझ गया, अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिलता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वोंगलिंग काफी केयरफुली ओस को जमा कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही प्योर वाटर होता है और इसमें हेमनली पल को मिलाने से उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसको पीने के बाद वोंगलिंग काफी ज्यादा ही पावरफुल फील करने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था उसकी ताकत अचानक से बढ़ गई है। और मास्टर सीतोनांग भी एंशिएंट पर्ल के अंदर से ये सारा कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं मानो ना मानो इस लड़के के पास ताकत हो ना हो, लेकिन इसके पास दिमाग बहुत है, क्योंकि उसने ओस वाटर को यूज करके वाटर रिट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा ही बढ़ा दिया था। जहाँ इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग काफी ज्यादा उस पानी को पीने के बाद अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और उन पानी के ड्रम्स को भरना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वोंगलिंग का सारा काम अब 4 दिनों के अंदर हो जाता है। और ब्रदर लू छुपके से उसके ऊपर नजर रख रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था इतना मुश्किल मिशन उसने 4 दिन के अंदर कैसे कर लिया, और इसलिए वो वोंगलिंग के पास आकर उसे जकड़ लेता है और उस पानी की बोतल को अपने पास रख लेता है। और साथ ही साथ उसने वोंगलिंग को पीटना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ वो वोंगलिंग से कहता है कि तुमने यहाँ आकर हेनियो सेट के ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश की। वो वोंगलिंग से ये भी कहता है यहाँ पे जो भी चीज है वो तुम्हारी नहीं हमारी है, और दोबारा तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिले तो तुम उसे इस्तेमाल मत करना, तुम मेरे पास ले आना। और वो सारी पानी की बोतल उससे छीन लेता है और उसे एंशिएंट पर्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वोंगलिंग को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ब्रदर लू को कुछ भी नहीं कहता। और एंशिएंट पर्ल के अंदर से हम देखते हैं सीतोनान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो वो वोंगलिंग से कहता है तुम खड़े होकर उससे लड़ते क्यों नहीं। तो वोंगलिंग कहता है मैं इसका नाम याद रख रहा हूँ, जब मैं इमोर्टल बन जाऊंगा तो मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तो फिर सीतोनान कहता है मैं इतना इंतजार नहीं करने वाला, तो आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ, तुम्हें अपना बदला जरूर लेना चाहिए। जहाँ सीतोनान के गुस्से में कही हुई बातों को सुनकर वोंगलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वोंगलिंग से सीतोनान पूछता है तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। जिस पर वोंगलिंग कहता है नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा था आप मुझे कभी भी नहीं सिखाने वाले। जहाँ सीतोनान मुंह बनाते हुए कहता है मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता, ये एंशिएंट पर्ल की गलती है, उसने तुम्हें गलती से चूज कर लिया है, अब मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। और इसी के साथ मास्टर सीतोनान वोंगलिंग से कहता है हमें सबसे पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स को ठीक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें जितना हो सके उस वाटर को कलेक्ट करना होगा
और तुम हेवनली एंशिएंट पर्ल को यूज करके उस सारे पानी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहाँ ग्रीन मास्टर सीतूनान की बातों के सुनने के बाद उनकी बातों पर अमल करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है।